देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर 16 तारीख को इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों का सबसे पहला श्री गणेश होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी और ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है, आदिवासी मतदाता इस बार बनने जा रहे हैं किसका भाग्य विधाता, मेरे साथ बुलेट रिपोर्टर में आप देखने वाले हैं। अब से ठीक आधे घंटे के बाद शाम 7:30 बजे। लेकिन उसके पहले त्रिपुरा से मैं आपको लेकर चलती हूं राजस्थान, जहां से आज बड़ी खबर सामने आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा के भीतर आज बजट सत्र के मौके पर अपने बजट का भाषण पढ़ रहे थे। 8 मिनट तक लंबा चौड़ा भाषण वो पढ़ते रहे, लेकिन उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि बजट में जिन घोषणाओं का वो ऐलान कर रहे हैं वो बजट पिछले साल का है। जब गलती से मिस्टेक का आभास उन्हें हुआ, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, उसके बाद उन्होंने कह दिया सॉरी। लेकिन अशोक गहलोत के इस भाषण और उनके सॉरी के बीच राजस्थान में सियासत जमकर चमकी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगे हैं। राजस्थान में इसी साल अक्टूबर के महीने में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। ये रिपोर्ट देखिए। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। मेरे तमाम विपक्ष के साथियों से कि आज जो है कृपा करके अपनी सीट पे जाएं। विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले पेश बजट में तमाम वादों की उम्मीद थी, घोषणाओं की आस थी, विकास के दावों के संकल्प का एहसास था। कांग्रेस को ऐतिहासिक बजट का विश्वास था। राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश होने के दौरान इतिहास तो बना, लेकिन वजह कुछ अलग थी जो बेहद दिलचस्प थी। अब मैं शहरों में भी रोजगार। सीएम गहलोत चुनाव से पहले का बजट पढ़ रहे थे, बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे थे। कांग्रेसी नेता तालियों के जरिए हर ऐलान का गुणगान कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के ठीक पीछे बैठे मंत्री और चीफ व्हिप महेश चौधरी के चेहरे से किसी गड़बड़ का एहसास नजर आ रहा था। सीएम की बड़ी बड़ी घोषणाओं में गड़बड़ झाला नजर आ रहा था। सीएम के करीब 8 मिनट का भाषण पढ़ने के बाद दूसरी ओर से महेश जोशी को इशारा हुआ, तो वो हेडफोन हटाकर इशारा करने वाले की ओर बढ़े। वापस लौटे तो सीएम को टोका। बजट भाषण के बीच में ही अशोक गहलोत को रोका। 2 बार टोकने के बावजूद सीएम शायद कुछ समझ नहीं पाए। फिर से इशारा हुआ तो वो महेश जोशी की ओर रूबरू हुए। महेश जोशी ने तीसरी बार सीएम के कान में कुछ कहा, तब जाकर अशोक गहलोत को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीएम ने बजट की कॉपी के कागजों को उलट पुलट कर देखा, बीजेपी विधायकों की ओर नजर दौड़ाई और गलती का एहसास होते ही उनकी जुबान पर सॉरी आई। वो कंफ्यूजन हुआ, उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आपने शायद आपको तो सुना नहीं होगा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। दरअसल सीएम साहब की सॉरी की वजह यह है कि वो काफी देर तक सदन में पुराना बजट भाषण ही पढ़ते रहे, पिछले साल की घोषणाओं का ही ऐलान करते रहे। मुख्यमंत्री के पुराने बजट भाषण के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, पुराने बजट का मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री पर हमला किया। जो रिकॉर्ड पर आया है, रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। एक दूसरा, मुख्यमंत्री इस बात के लिए माफी मांगे। वास्तव में मैंने गलत पढ़ दिया, मेरे हाथ में गलत कागज आ गए। मैं सोचता हूं आज दिन तक केवल और केवल अटैची में भाषण के अलावा एक कागज भी दूसरा नहीं होता है, तो दूसरा कागज इसके साथ था कैसे जो आपने पढ़ दिया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं, अशोक गहलोत ने गलती पर सफाई दी। इसकी वजह मानवीय भूल गई। पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई। ये जो कॉपी आपको दी गई है, उसमें अगर पहला पेज मैंने पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरे पेज में जो लग रहा था पहले अनाउंसमेंट हो चुका, मुझे भी लगा था। अब नोट क्या होगा, मैं खुद बार बार देख रहा था आगे पीछे पेज, ये पेज कैसे आ गया, एक्स्ट्रा पेज आ गया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं, मुख्य रूप से सुनिए आप, अगर बनाते हैं वो मुझे पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई। लेकिन सीएम के माफीनामे के बीच ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें टोका। विधानसभा के अपमान की दलील देकर बार बार उस घटना का जिक्र करने से रोका। जो आपने किया है
दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में सीएम गहलोत से जो गलती हुई है, बीजेपी इसे गलती नहीं बड़ी लापरवाही बता रही है। इस बहाने गहलोत और कांग्रेस शासन की पद्धति पर सवाल उठा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली में वित्त मंत्री इस बहाने कांग्रेस को निशाना बना रही है। भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड नोबडी शुड बी एबल टू बी इन दैट पोजीशन, बट टुडे इट हैपेंड, सो आई हैव टू मेंशन इट, सो नथिंग रॉन्ग सर। कांग्रेस को उम्मीद थी कि चुनाव से पहले इस बजट में बड़े ऐलानों पर चर्चा होगी, बड़ी घोषणाओं पर बात होगी। इस भाषण वाली गड़बड़ी ने सत्ताधारी दल का माहौल ही किरकिरा कर दिया है। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। दिल्ली से मौसमी सिंह और जयपुर से जयकिशन के साथ शरद कुमार, आज तक। बाद में अपने सही भाषण के जरिए इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने की पूरी कोशिश अशोक गहलोत की ओर से की गई है। इस चुनावी बजट के जरिए कितनी मिलेगी कामयाबी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान से आती हैं। अब लेकर चलते हैं राजस्थान से निकालकर आपको उत्तर प्रदेश, जहां पर 3 दिनों के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यूपी की योगी सरकार की ओर से किया गया है। 16 अलग अलग देशों के 300 से ज्यादा उद्योगपति वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज मुकेश अंबानी की ओर से भी 75,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई, तो वहीं दूसरी तरफ बिरला और टाटा की ओर से भी वहां पर निवेश का आश्वासन दिया गया है। लेकिन सबके बीच उत्तर प्रदेश में हो रहे इस इन्वेस्टर समिट को लेकर विपक्ष ने तंज कसा है। आज पूरे दिन इस पूरे मामले में किस तरह की सियासत होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन की सरकार में विकास के दावे करके किस तरह से ये गिनाया है कि उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर तेजी से कैसे बढ़ रहा है आगे। अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट नहीं बल्कि 2024 के चुनाव की रूपरेखा है। ये देश के सबसे बड़े सूबे की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश है। ये बेरोजगार पर सरकार का जवाब है। ये विकास पर सरकार को घेरने वाले विपक्ष पर मोदी का पलटवार है। आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। यूपी में बीजेपी ने टारगेट 80 का अभियान चलाया है, यानी सभी सीटों पर बीजेपी की जीत। लेकिन इस अभियान की अहम कड़ी बीजेपी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को मान रही है, जहां से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि वो विकास के वादों को पूरा करने का भी दम रखती है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में योगी सरकार कारोबारियों को यूपी की कानून व्यवस्था से लेकर गुड गवर्नेंस तक का हवाला दे रही है। प्रदेश में आज आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, सभी अन्य सेक्टर्स में जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बीजेपी भरोसा दे रही है कि यूपी अब पहले जैसा नहीं रहा। यूपी में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली है, बल्कि सरकार ने यूपी की तस्वीर बदली है। नेतृत्व बदल जाने से कैसे पूरा परिदृश्य बदल जाता है। उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले 7-8 वर्षों में ऐसा नहीं है कि संसाधन बहुत बदल गए हों, ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे आ गए हों। बावजूद इसके
हमारा देश अगर इतना बदला है तो इसलिए क्योंकि नेतृत्व बदला है। लखनऊ से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में घूम रहे अखिलेश यादव को लखनऊ में चल रहा ये मेला धोखा लगता है और सीएम योगी आदित्यनाथ कंजूस नजर आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि किसी को इंसेंटिव नहीं देंगे, और अगर इंसेंटिव नहीं दोगे तो कोई कारोबार आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। विधानसभा में चाचा जी का विधानसभा में चाचा जी का भी आपका साथ रहेगा क्या? ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। ग्लोबल समिट पर सियासत गहराई तो अखिलेश के इस तंज में सरकार को उनकी बौखलाहट नजर आई। नहीं, विपक्ष हैरान और परेशान है, उसका भविष्य राजनीति में अंधकारमय होता जा रहा है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3 दिनों तक चलेगा। यूपी सरकार इसे देश की सबसे बड़ी समिट बता रही है। इसमें 16 देशों की 304 कंपनियां शामिल हुई हैं। ये कंपनियां 32 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। समिट के लिए पहुंचे मुकेश अंबानी ने 2 प्रस्तावों का ऐलान भी कर दिया है। Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023, that is in 10 months from today. We plan to pilot our 2 new innovative initiatives, Jio School and Jio AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. बीजेपी ने 2024 का शंखनाद कर दिया है। लखनऊ में इस समिट के जरिए कारोबारियों को यूपी लाने की कवायद है। बीजेपी जानती है कि ये लखनऊ ही दिल्ली की सियासत को तय करता है। यही वजह है कि धर्म से लेकर विकास तक बीजेपी हर मुद्दे के साथ जनता के बीच जाना चाहती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक, आज तक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए दरअसल बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बीजेपी की सरकार में ही आ रहा है, क्योंकि यहां पर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है और 80 सीटें जीतने की पूरी कवायद और कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने इसी के साथ ही शुरू कर दी हैं। लेकिन तैयारी सिर्फ बीजेपी की नहीं है, तैयारी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी है। एक तरफ मंदिर मंदिर जाकर वो एक अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के कामकाज में लगातार वो खामियां गिनाकर यूपी की जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए योगी राज में सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव की क्या है तैयारी, अब जरा इस रिपोर्ट में जानिए। यूपी की सियासत में हिंदुत्व का तड़का लगा तो नेताओं ने मंदिरों का रुख तेज कर दिया। बीजेपी ने रामचरितमानस को लेकर एसपी पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव संकट मोचक के दरबार में माथा टेकने पहुंच गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए तो मंदिर पर जारी सियासत पर हमला करना नहीं भूले। तो ये मंदिर जाना, बाबा के दर्शन करना या संकट मोचन पहली बार आना ऐसा नहीं है। लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहे, लेकिन बीजेपी के लोग क्योंकि उनका एजेंडा रिलीजियस है, वो रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जारी घमासान पर अखिलेश ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी बताने वाली बीजेपी को हिंदू विरोधी बताया। जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि चुनौती देश के सामने है, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना। क्या देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही चौपट हो जाएगी जहां देश की सीमाएं असुरक्षित हैं और हमारा बाजार भी चीन को दे दिया? ये बड़े सवाल हैं। प्रधानमंत्री के चुनावी क्षेत्र में पान का मजा लिया। बनारस की मशहूर कचौड़ी और जलेबी खाई और साफ कर दिया कि 2024 की तैयारी सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी ने भी वापसी के लिए कमर कस ली है।
बनारस में पूड़ी सब्जी और जलेवा बनाने वाले मऊ आजमगढ़ के हैं, जो हमारा क्षेत्र जिसे चुन करके भेजा। हाथों में चाय की प्याली आई और तस्वीर में पीएम मोदी नजर आए तो अखिलेश चीयर्स के बहाने चुनौती देना भी नहीं भूले। उधर बीजेपी अखिलेश के हर आरोपों को हताशा बता रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास भी अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो लगातार जो है जो 14, 17, 19 और 22 लगातार हारते जा रहे हैं और उनके पास अभी पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा कि 400 सीटें हम जीतेंगे। क्या हासिल रहा? बहरहाल 2024 के चुनाव में यूपी सबसे बड़ा अखाड़ा है। बीजेपी ने यूपी के लिए प्लान क्लीन स्वीप तैयार किया है, तो वहीं अखिलेश यादव बीजेपी के इस प्लान को फेल करने की तैयारियों में जुट गए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। वैसे ये पूरी लड़ाई दिल्ली के लिए है, दिल्ली की जंग जीतने के लिए है और 2024 में दिल्ली की ये लड़ाई बेहद भीषण होने वाली है, जिसका ट्रेलर इसी साल लगातार हमें नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं, अलग अलग हिस्सों से लगातार सरकार पर हमले किए जा रहे हैं और उसी का हिस्सा राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लंबा चौड़ा भाषण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दे दिया गया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की जांच की मांग पर वो लगातार अड़ा हुआ है। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कुछ अंश हटाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद नाराज है और उसका ये कहना है कि दरअसल दाल में बहुत कुछ काला है, जिसको सरकार छिपाने की कोशिश में लगी हुई है। हम छोटे उद्योगपति की बात की और राजधर्म का बात किया और अडानी के कंपनियों का हमने बात किया और जो शब्द अनपार्लियामेंट्री ने अब वॉशिंग मशीन की बात की, जो जिसमें ईडी, सीबीआई जिसके ऊपर छापे पड़ते हैं, फौरन उन एमएलओ को, एमपी को, राज्यसभा मेंबर को अपनी तरफ लेके जाते हैं, तो उस वॉशिंग मशीन में डालते ही वो बहुत उज्जवल बनते हैं, क्लीन होते हैं और फिर वो साफ बनकर वहां पर उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये जो 75 साल बाद मित्रकाल है, इस मित्रकाल की बात हम वहां पर किए, इन शब्दों को भी वहां पर हटाया गया। सम्मान्य मोदी जी का कितना आलोचना हुआ है, इतना किसी प्रधानमंत्री जी का अभी तक नहीं हुआ है। आलोचना पूरा स्वीकार करने के लिए, आलोचना टॉलरेट करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं मोदी जी के सहित हम सब रेडी है। लेकिन अनाप शनाप आरोप, अनाप शनाप भाषा, बेबुनियाद आरोप, बेसलेस एलिगेशंस एंड वो भी कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं। जो ये तरीका है क्या?